नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी परख। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी परख। दिव्या और सौरभ की दोस्ती अनुराग में बदलने लगी तो दिव्या के शुभ चिंतकों ने उसे चेताया था, दिव्या, सौरभ से दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन तुम उसकी माँ को नहीं जानती। वे बहुत ही सख्त व तुनक मिजाज हैं। उनके साथ तुम 4 दिन भी नहीं टिक पाओगी। दिव्या को मिले इस सुझाव में उसका हित कम, ईर्ष्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। सौरभ जैसे अच्छी नौकरी करने वाले सुंदर, सुशील और अच्छे चरित्र वाले लड़के को भला कौन अपना नहीं बनाना चाहेगा। दिव्या उससे अपने रूप और गुण की समानता कर रही थी। वह चाहती थी कि उसकी पसंद पर उसके माता पिता गर्व करें, उन्हें उसके भविष्य को लेकर जरा भी चिंता न हो, लोग उसकी पसंद पर सहज ही ईर्ष्या करें। सौरभ को लेकर ऐसा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सौरभ की माँ को लेकर लोगों के विचार दिव्या को थोड़ा परेशान जरूर कर रहे थे। उनके इस अभिप्राय में वजह भी थी। सौरभ हमेशा अपने परिवार से जुड़ा रहा, कभी किसी तरह की चर्चा या झंझट में नहीं पड़ता था। जरा भी चिंता किए बगैर सबके सामने सच कह देता था, किसी से ज्यादा मेल मुलाकात भी नहीं रखता था। स्वभाव से सौरभ थोड़ा सख्त था, इसलिए लोग, खासकर लड़कियां, उसे अंतर्मुखी व घमंडी कहती थीं। पैसे वाला होने का ताना भी मारती थी। लोगों ने सौरभ की मम्मी के बारे में कितनी भी धारणाएं क्यों ना पाली हों, पर दिव्या को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन जब उनके बारे में इस तरह की बातें कुछ ज्यादा ही सुनने को मिली तो दिव्या के मन में भी संदेह उपजने लगा। एक दिन उसने सौरभ से पूछ ही लिया, सौरभ, मुझे मम्मी के बारे में जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। पल भर तो सौरभ दिव्या को टकटकी लगाए निहारता रहा। फिर उसने कहा, तुम मेरी मम्मी के बारे में जो जानना चाहती हो उसके बारे में मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उस पर तुम्हें शायद यकीन ना हो, इसलिए तुम खुद ही चलकर उनसे मिल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उन्हें अच्छे से समझ भी लोगी। इस तरह तुम्हारे मन में जो संदेह है दूर हो जाएगा। दिव्या असमंजस में पड़ गई। उसके सवाल पर असमंजस में तो सौरभ भी पड़ गया था, शायद इसीलिए वह ज्यादा कुछ कह नहीं सका था। लेकिन जब वह जाने लगा तो बोला, दिव्या, मैं जब भी तुम्हें मम्मी से मिलने के लिए बुलाऊं तुम पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार होकर आना। इसके बाद दिव्या उलझन में रहने लगी। उसे सौरभ की माँ से मिलने की बात पर घबराहट सी होने लगती थी, क्योंकि वह पहली बार सौरभ की मम्मी से मिलने वाली थी। बेटे को वश में कर लेने वाली लड़की को वे जरूर परखना चाहेंगी। वैसे तो वे दिव्या की माँ की परिचित थी, लेकिन उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरुकुल में की थी। उसके बाद फाइन आर्ट्स का कोर्स करने शांति निकेतन चली गई थी, इसलिए उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। शुभ चिंतक उसे होशियार कर रहे थे कि असली कसौटी पर तो उसे अब जाना है। सौरभ की मम्मी यानी अपनी होने वाली सास की परीक्षा में उसे हर हाल में खरा उतरना है। एक दिन सौरभ ने हंसी हंसी में कहा था, दिव्या, मैंने तो तुम्हें विशेष योग्यता वाले नंबर दे दिए हैं, लेकिन अगर मम्मी ने तुम्हें पास होने लायक नंबर भी दे दिए तो समझो कि तुम टॉप कर गई। रेमन, आज परीक्षा तेरी, विनती करती मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। यह गाती हुई दिव्या दिल पर असहनीय बोझ लिए सौरभ के कहने पर उसके घर जा पहुंची। असहनीय बोझ इसलिए क्योंकि जब सौरभ ने दिव्या को फोन करके आने के लिए कहा था तो उसने पूछा था, मुझे शादी तुमसे करनी है या तुम्हारी माँ से। सौरभ ने बिना किसी संकोच या झिझक के जवाब दिया था, तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी माँ के अरमानों से शादी करनी है। बस इतना कहकर सौरभ ने फोन काट दिया था। एक बार तो दिव्या के मन में आया कि वह मना कर दे, क्योंकि वह 21वीं सदी में जीने वाली लड़की थी। उसका भी अपना अस्तित्व, महत्व, गौरव और इज्जत थी। शादी 2 जवां दिलों की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, इसमें किसी अन्य को दखल देने का क्या हक है। लेकिन जिस संस्था से दिव्या पढ़ी थी और संस्कार लेकर आई थी, वह उसकी मर्यादा नहीं भंग करना चाहती थी। दिल यही कह रहा था कि अब जिनके साथ रहना है, जिनके साथ जीवन व्यवहार की प्रीति बांधनी है, उन्हें खुश करना, उनकी स्वीकृति लेना भारतीय वैवाहिक जीवन में नववधु के लिए जरूरी है। इसीलिए सौरभ के फोन काट देने के बाद भी उसकी मम्मी का दिल जीत लेने की धुन दिव्या पर सवार हो गई थी। उसे अपने गुण, रूप और संस्कारों पर पूरा भरोसा था। उसे स्वयं पर विश्वास था।
इसलिए किसी भी तरह की कसौटी पर खरा उतरने के संकल्प के साथ दिव्या जब सौरभ के घर पहुंची तो आनंद और आश्चर्य का पारावार न रहा। दिल से सच्ची परख करने वाली सौरभ की माँ की नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं झलक रहा था कि दिव्या को किसी तरह की कठिनाई या भय का सामना करना पड़ता। धीर गंभीर चेहरा, किसी को भी आकर्षित कर लेने वाले व्यक्तित्व की धनी वह महिला पहली ही नज़र में किसी का भी मन अपने प्रभाव से जीत ले, ऐसी सौरभ की माँ को देखकर दिव्या पल भर के लिए अपने अस्तित्व को भूल ही गई। सुनी सुनाई बातों की वजह से दिव्या के मन में सौरभ की माँ के प्रति जो धारणा बनी थी, यहाँ उसका एकदम उल्टा पाकर उसके चेहरे पर छाए क्षोभ के बादलों ने उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व को ढक लिया। पश्चाताप और दुख से आंखें भर आईं। अनायास ही उसके दिल से मम्मी के बजाय माँ का उद्गार फूट पड़ा। उस समय दिव्या को भान ही नहीं रहा कि कब चरण स्पर्श के लिए झुकी उसकी देह सौरभ की माँ की स्नेहिल बाहों में आबद्ध हो गई। जब उसके आंसुओं से उनके वक्ष भीगने लगे तो झटके से दिव्या के दोनों कंधे पकड़कर अलग किया और आंखों में आंखें डालकर बोली, अरे तू तो सचमुच रो रही है पगली, यह कोई रोने का समय है। आपके लिए मेरे मन में जो धारणा थी, जो विचार थे, यह उसी का परिणाम है। ये पश्चाताप के आंसू हैं। पहली मुलाकात और एक ही नज़र में तुमने मुझे परख लिया। हाँ माँ, देखने वाली आंखें हों तो दिल से कुछ भी अनजान नहीं रहता। एक बार फिर उन्होंने दिव्या को सीने से लगा लिया। उसके बाद दिव्या का चेहरा दोनों हाथों की हथेलियों के बीच लेकर माथे पर एक प्रगाढ़ चुंबन जड़ते हुए आहिस्ता से बोली, बेटा तुमने मुझे अब तक 3 बार माँ कहा है। हमारी इस मुलाकात के दृश्य को मुस्कुराते हुए दिल में बसा लेने वाला यह सौरभ जब तक स्कूल जाता रहा, इसने कभी मुझे माँ नहीं कहा। जब ये कॉलेज जाने लगा तब मैं इसके लिए आदरवाचक माँ उद्गार का पात्र बनी। इसके बाद सौरभ की माँ ने अपनी बाईं ओर इशारा करके कहा, इधर देखो, तूफानी आंखों वाली यह लड़की तुम्हारी ननद दीप्ति है। यह सिर्फ कहने को दीप्ति है, बाकी यह अदीप्ति है। जैसे ही इसे पता चला कि तुम आने वाली हो, दामाद को लेकर मेरे यहाँ आ पहुंची कि तुम्हारे स्वागत में कोई कमी न रह जाए। मुझे यह मम्मी कहती है, मुझे तो यही लग रहा था कि तुम बाहर से पढ़कर आई हो, इसलिए अब जो यहाँ चलने लगा है मॉम कहकर बुलाओगी। लेकिन आज तुमने जैसा कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दीप्ति ने मेरी देखरेख में इस घर में राज किया है, अब मुझे तुम्हारी ताजपोशी करनी है। बोलो, कब आ रही हो मेरे घर? शिष्ट शालीन भाषा, जरा भी कृतज्ञता या दिखावा नहीं। जो शब्द मुंह से निकल रहे थे वो पूरी तरह स्वाभाविक थे। उनका यह रूप और व्यवहार देखकर दिव्या इतनी खुश हुई कि उनके हर सवाल का जवाब देकर उनका दिल जीत लिया। सास से छुटकारा मिला तो दिव्या को उसकी होने वाली ननद दीप्ति ने पकड़ लिया। भाभी, आपने तो पहली ही मुलाकात में मम्मी का दिल जीत लिया। अभी तक वे जो थोड़ा बहुत मेरी थीं, आज से पूरी की पूरी आपकी हो गई। एक तरह से दीप्ति का ये बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था। उसके इस भाव ने दिव्या का मन मोह लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी, आपने ससुराल जाने में थोड़ा जल्दी कर दी, जिससे आपने मेरा हल्दी चढ़ाने और मेहंदी लगाने का हक तो मार ही लिया। 1 आध साल साथ रहने का मौका भी गंवा दिया। बस इसी मुलाकात के बाद सौरभ की अपेक्षा उसकी माँ के सानिध्य में रहने के लिए दिव्या का मन छटपटाने लगा। अब उसकी शादी के लिए भाई के आने का इंतजार था। अमेरिका से उसके भाई के आते ही खूब आनंदोल्लास के साथ दिव्या का विवाह सौरभ के साथ हो गया। जहाँ जिंदगी को स्वर्ण युग मिला हो, उस माँ बाप के घर और उनकी ममता को छोड़कर एक अनजान परिवेश में जाते समय जब लड़कियां फफक फफक कर रोती हैं, वह दृश्य बड़ा ही भावनात्मक होता है। दिव्या की विदाई हो रही थी तो धीर गंभीर उसके पिता जैसे जीवन की बहुत बड़ी निधि खो बैठे हों, इस तरह भारी दिल से बरामदे में खड़े रो रहे थे। लगभग अमेरिकी बन चुके उसके भैया भाभी भी उस समय देहाती बन गए थे। भाई की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मम्मी की बात ही अलग थी, उनका हाल बेहाल था। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर दिव्या की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन जहाँ तक रोने की बात है, वह सच्चे मन से नहीं रो रही थी। उसे लग रहा था वह ऐसे घर में जा रही है जहाँ जाकर उसका मातृ घर का संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। तभी उसकी सहेलियों में से एक ने कहा, प्रेम विवाह करा है ना, ऊपर से सद्गुणी वर पाया है, इसीलिए लाडो रो नहीं रही है। लेकिन जरा सास के चक्कर में तो पड़ने दो,
तब पता चलेगा। दिव्या का शंकालु मन पल भर के लिए फिर बेचैन हो गया। फिर अगले ही पल उसके अनुभवी दिल ने उसे संतोष दिलाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अभी उसे सास की सच्ची परख बाकी थी। दिव्या की शादी हुए 15 दिन हो चुके थे। सौरभ एसबीआई बैंक में मैनेजर था। एक तो मार्च का महीना था, दूसरे सौरभ को खास रुचि भी नहीं थी, इसलिए दिव्या ने हनीमून के लिए बाहर जाने के बारे में सोचा ही नहीं। वैवाहिक जीवन के रोमांचकारी सुख देने वाले उसके शुरुआती रोमांचकारी दिन बड़े मजे से उत्साह के साथ बीत रहे थे। सुबह का समय था। दिव्या की आंखें नींद के बोझ से दबी होने के चलते खुल भी नहीं पाई थीं कि सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वे कह रही थीं, दीप्ति अब उठ भी जा, पानी आ गया है, आज धोने के लिए बहुत कपड़े हैं, पानी चला गया तो रह जाएंगे, धोबी गांव गया है, कामवाली भी महीने भर की छुट्टी लेकर बेटे की शादी करने गई है। भाई की शादी के लिए दीप्ति ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके शादी से 20-21 दिन पहले ही मायके आ गई थी, जबकि उसकी खुद की ननद की शादी थी। सौरभ की शादी की वजह से दीप्ति की ससुराल वालों ने तारीख आगे बढ़ा दी थी। इसके बावजूद दीप्ति को ननद की शादी की जरा भी चिंता नहीं थी। अपनी बेटी को लिए वह मायके में ही पड़ी थी। सास की आवाज कान में पड़ते ही दिव्या उठकर बैठ गई, जबकि सौरभ सो रहा था। उस समय दिव्या का मन उठने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन सास की आदेशात्मक बातें सुनकर दिव्या को उठना ही पड़ा। जैसे ही दिव्या ने दरवाजा खोला, उसकी सास सामने आकर खड़ी हो गई और धीमे से कहा, दिव्या तुम वापस जाओ, भले ही तुम्हें नींद ना आए, पर जब तक मैं ना कहूँ तुम कमरे से बाहर मत आना। दिव्या ने सहज प्रतिवाद किया। पूर्वी ने दीप्ति को वैसे ही देर रात तक सोने नहीं दिया, इसलिए आप उन्हें थोड़ी देर सोने दीजिए। जो भी काम हो आप मुझे बताइए, वे अकेली थक जाएंगी। दिव्या की बात पर सहानुभूति प्रकट करने के बजाय उसकी सास ने नाराज होकर कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अभी तुम्हारी समझ में यह सब नहीं आएगा। दीप्ति जो काम कर रही है उसे ही करने दो। इसके बाद वे दंदनाती हुई दीप्ति के पास पहुंची और उसकी चादर खींच कर बोली, कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? पानी चला गया तो पूरा घर कूड़े का ढेर बना रहेगा। अच्छी खासी नाराजगी और गुस्सा दिखाते हुए दीप्ति उठी। दिव्या अपने कमरे में बैठी इस बात का अनुभव कर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अब तक जो देखा था उसके अनुसार मायके में आई बेटी को माएँ जान की तरह संभाल कर रखती हैं। लेकिन दिव्या की सास की सोच और व्यवहार सबसे अलग था। 9 बजे तक दिव्या नहा धोकर तैयार हो जाती तो उसकी सास उसे साथ ले जाकर अपने किसी रिश्तेदार या नज़दीकी जान पहचान वाले के यहाँ मिलने चली जाती। जाते जाते वे दीप्ति को इतने काम सौंप जाती कि उसे पल भर आराम करने का समय भी नहीं मिलता। घर के सारे काम दीप्ति के ही जिम्मे थे। अगर दीप्ति कुछ कहती तो उसे दुलारते हुए कहती, बहू नई नई है ना, अभी उसे हमारे घर के बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए जब तक तुम यहाँ हो सारे काम करके दिखा दो कि हमारे यहाँ किस तरह काम किए जाते हैं। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर दिव्या को पता चल जाएगा कि हम लोग कैसा खाना खाते हैं। दीप्ति कोई जवाब न दे पाती। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव साफ झलकते थे। अपना गुस्सा वह माँ से व्यक्त भी नहीं कर सकती थी। शुरू में तो दिव्या को यही लग रहा था कि 2-4 दिन बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उससे कोई काम छूने को नहीं कह रहा था। उस रोज भी घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, उनका भी खाना बनना था। दिव्या जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सास आग्रह करके उसे मार्केट ले गई। हाँ, पूर्वी को जरूर साथ ले लिया था। दिव्या ननद दीप्ति की मदद के लिए रुकना चाहती थी, पर सास ने उसे रुकने नहीं दिया। रास्ते में दिव्या ने कहा था, आज तो दीप्ति दीदी को बहुत काम पड़ जाएगा, मुझे घर में छोड़ दिया होता तो थोड़ी उन्हें मदद मिल जाती। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छी तरह पता है। मैं जो कहूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है, उससे ज़्यादा न तुम्हें कुछ सोचना है और न करना है, उसकी सास ने कहा। उस दिन दीप्ति ने जानबूझकर सब्जी खराब कर दी थी। मार्केट से लौटकर दिव्या की सास ने खुद सब्जी बनाई, साथ ही कुछ बनी बनाई सब्जी बाजार से मंगाकर काम चलाया। लेकिन मेहमानों के जाने के बाद वे दीप्ति पर इस तरह बरस पड़ी जैसे वह उसकी सगी माँ ना हो बल्कि सौतेली माँ हो। उन्होंने कहा, तुम्हें पता था कि मेहमान आने वाले हैं, फिर भी इस तरह का खाना बनाया? 1 जून का खाना ढंग से नहीं बना सकती तुम?
जिस तरह का खाना बनाया था, क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही खाना बनाना सिखाया था? पर मम्मी, दीप्ति रुआंसी होकर बोली, काम वाली भी नहीं है, कोई मदद नहीं करता, सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। दीप्ति की बात पर ध्यान दिए बगैर माँ ने कहा, बस अब चुप रहना। मैंने तुम्हें इतना तो सिखाया ही है कि 2-4 तो क्या 20-25 आदमियों का खाना अकेले बना सकती हो। उसके अगले दिन दिव्या और सौरभ का सिनेमा जाने का प्रोग्राम था। दीप्ति भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन माँ उसे शाम को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपकर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। दिव्या और सौरभ घर से निकले तो रास्ते में उन्हें काम वाली मिल गई। घर में काम को लेकर होने वाली किचकिच के बारे में सौरभ को मालूम था, इसलिए उन्होंने कामवाली से कहा, अरे तुम काफी दिनों से घर पर नहीं आ रही हो, अभी तुम्हारे बेटे की शादी नहीं निपटी क्या? कामवाली हंसकर बोली, साहब कैसा बेटा, कैसी शादी? मेरा बेटा तो अभी 10 साल का ही है। मुझे तो माँ जी ने काम पर आने से मना किया था। उन्होंने कहा था जब तक वे ना बुलाएं काम पर ना आऊं, जबकि उन्होंने मेरे पैसे भी दे दिए थे। दिव्या ने हैरानी से सौरभ को देखा, वह भी हैरान था। दिव्या के मन में एक बार फिर संदेह पैदा हुआ। पिछले 15 दिनों से वह देख रही थी कि उसकी सास पेट की जनी बेटी से कैसा बर्ताव कर रही थी। उनकी यह बात तो सही थी कि दिव्या ने अभी नया नया वैवाहिक जीवन शुरू किया था, इसलिए उसके घूमने फिरने के दिन थे, लेकिन दीप्ति तो मेहमान की तरह थी, उस घर की बेटी थी, युवा थी। इसके बावजूद माँ उसके साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार कर रही थी। दिव्या को लगा सास का यह व्यवहार उसके लिए एक सीख है। जो माँ अपनी सगी बेटी से ऐसा व्यवहार कर सकती है, बहू के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दीप्ति के जाने के बाद घर के सारे काम का बोझ उसी पर आ पड़ेगा। जरा भी हीला हवाली करने पर उसकी सास कह भी सकती थी, जब बेटी घर के सारे काम कर सकती है तो तुम कहाँ से बंठन कराई हो? दिव्या ने सोचा, इसका मतलब उसके शुभचिंतकों ने सौरभ की माँ के बारे में जो बताया था सही था, कि जब पाला पड़ेगा तब पता चलेगा। यह सब सोचकर दिव्या सन्न रह गई। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ? तो वह सोच से बाहर आई। उस दिन सौरभ ने अचानक ही फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए एडवांस बुकिंग नहीं कराई थी। उनके सिनेमा हॉल तक पहुंचते पहुंचते सारे टिकट बिक चुके थे। अब तो पहले की तरह ब्लैक की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा। दिव्या ने जब से काम वाली की बातें सुनी थी, उसका मन काफी बेचैन था। दिव्या को बनावट जरा भी पसंद नहीं थी। सास उसे घर का काम करने नहीं दे रही थी, यह उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्या और सौरभ जैसे ही कॉलोनी के गेट पर पहुंचे, सौरभ का दोस्त मिल गया। वह उससे बातें करने लगा तो दिव्या अकेली ही घर की ओर चल दी। दरअसल वह दीप्ति से अकेले में कुछ बातें करना चाहती थी। दिव्या घर पहुंची तो मुख्य द्वार थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए दरवाजे की घंटी बजाए बगैर ही वह धीरे से अंदर आ गई। अंदर आने पर उसने देखा दीप्ति किसी से फोन पर बात कर रही थी। एक तो दरवाजे की ओर उसकी पीठ थी, दूसरे वह बातों में इस तरह मगन थी कि उसे दिव्या के आने का पता ही नहीं चला। दिव्या उसके करीब आकर खड़ी हो गई तो दीप्ति की बातें उसके कानों में पड़ी। दीप्ति कह रही थी, प्लीज निखिल, अभी आओ और मुझे ले जाओ। मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार निखिल अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सच ही कहा गया है, शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है, मायके का सहारा नहीं लेना चाहिए। ननद की शादी से ज्यादा भाई की शादी को महत्व दिया। भाई की शादी के लिए मम्मी को भी उल्टा सीधा बोल दिया, नाराज होकर चली आई, उसी का सिला मिल रहा है मुझे। इतना कहते कहते दीप्ति की आवाज भर्रा गई। यह सुनकर दिव्या को उचित नहीं लगा, इसलिए वह जिस तरह दबे पैर अंदर आई थी उसी तरह बाहर निकल गई। जब उसे लगा कि दीप्ति ने फोन रख दिया है तब उसने घंटी बजाई। दीप्ति ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर ग्लानि साफ झलक रही थी, आंखों की पुतलियां भारी थी। दिव्या को देखकर दीप्ति ने पूछा, क्या हुआ भाभी, वापस क्यों आ गई? टिकट नहीं मिले। दिव्या ने अंदर आकर देखा दीप्ति अपने और पूर्वी के कपड़े बैग में रख रही थी। अभी तक उसने शाम के खाने की कुछ भी तैयारी नहीं की थी। दुखी होकर वह माँ के घर से जा रही थी। उसके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दिव्या पर पड़ने वाली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वह इसकी शुरुआत अभी से कर दे। उसने कहा, दीप्ति तुम कहो तो मैं खाना बनाऊं, बताओ क्या बनाना है? सब्जी काट दी है, अभी बना दूंगी। रोटी का आटा गूंदना पड़ेगा, पर तुम रहने दो, वह भी कर लूंगी। दिव्या दीप्ति से बातें कर रही थी कि उसकी सास आ गई।
रसोई में कुछ न होते देख वे कुछ नहीं बोली। सहज नजरों से दीप्ति को घूरते हुए बोली, दिव्या, आज तुम्हारे हाथों से रसोई का शगुन होना है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घंटी बजी। दिव्या ने दरवाजा खोला तो सामने उसके नंदोई निखिल खड़े थे। उन्हें देखकर उसकी सास ने हैरानी से पूछा, अरे निखिल, तुम फोन भी नहीं किया और अचानक? हाँ मम्मी, अगर दीप्ति चलना चाहे तो मैं इसे अभी ले जाऊं। घर में बहुत काम है। शादी के अब सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं। मम्मी कहती हैं कि दीप्ति और पूर्वी के बिना घर सूना सूना सा लगता है। पूर्वी अपने पापा को देखकर खुश हो गई थी। दीप्ति की आंखों में भी स्वाभिमान की चमक आ गई थी। दीप्ति एकदम शांत थी। वह विदा होने लगी तो दिव्या के पास जो सबसे अच्छी साड़ी थी और दीप्ति को पसंद भी थी उसे देने लगी तो उसकी आंखें भीग गई। लेकिन उसकी सास यानी दीप्ति की माँ अटल थी। दीप्ति चली गई तो दिव्या, उसकी सास और सौरभ आकर बैठक में बैठ गए। दिव्या की सास ने एक बार उसकी ओर देखा और जोर जोर से रोने लगी। दिव्या और सौरभ हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मम्मी इस तरह रोने लगी। इस तरह तो वे तब भी नहीं रोई थी जब दीप्ति पहली बार विदा हुई थी। दिव्या गिलास में पानी ले आई तो 2 घूंट पानी पीकर स्वस्थ होने के बाद वे बोली, दिव्या, यह दीप्ति मुझे सौरभ से भी ज्यादा प्यारी है। अधिक लाड़ प्यार की वजह से थोड़ा जिद्दी हो गई है। इसकी सास मेरी सहेली है। वह मुझसे भी ज्यादा सीधी और सरल है, लेकिन यह लड़की ससुराल में किसी को भाव ही नहीं देती। इसकी ननद की शादी है, फिर भी सास से लड़ाई झगड़ा करके हमारे यहाँ शादी से 20 दिन पहले ही आ गई। शादी भी हो गई, इसके बावजूद वह ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा दामाद भी बहुत भला और समझदार है, इसलिए हम तीनों ने सलाह करके दीप्ति को सही रास्ते पर लाने की योजना बनाई। मैंने नौकरानी को वेतन देकर इस महीने काम पर आने से मना कर दिया। तुम्हें भी कुछ नहीं करने दिया। इस तरह घर के सारे काम का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। बचपन से आलसी रही दीप्ति से मैं छाती पर पत्थर रखकर घर के सारे काम उससे अकेले कराती रही। ऊपर से 4 उल्टी सीधी बातें भी सुनाती रही। इतना कहते कहते दिव्या की सास एक बार फिर सुबक पड़ी। फिर आंसू पोंछकर उन्होंने कहा, आज सुबह वह मुझसे बहस करना चाहती थी, पर मैंने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि ज्ञान और गुमान अपने घर में ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने दामाद को फ़ोन करके कहा कि अगर दीप्ति उसे फ़ोन करती है तो वह तुरंत आ जाए। मेरा दामाद निखिल बहुत प्यारा है। दीप्ति का ऐसा स्वभाव था कि कोई दूसरा उसे पूछता ही नहीं। मुझे लगता है कि सिखाने और समझाने में कुछ कसर रह गई जो इस बार पूरी हो गई। एक बार फिर दिव्या ने अपनी सास को परखा था। वह आंसू भरी आंखों से उनके सीने से लगकर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ करना। एक बार फिर मेरे मन में आपके लिए गलत धारणा आने का अपराध हुआ है। अभी आप सुन रहे थे कहानी परख।